मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट को आर्ट भी माना गया और साइंस भी माना गया। तो ये लाइन तो सबको पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट को आखिर साइंस क्यों बोला गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। Hi, I am Shilpa ma'am and welcome back to the channel of SKD Coaching Center, where I teach class 9 and 10 economics and class 11 and 12 commerce for both CBSE and Assam State Board. In this video, we are going to discuss chapter number 2 of class 12 for both CBSE and Assam State Board. बहुत ही important topic है the management principle proposed by Henry Fayol. तो चैप्टर नंबर 2 में दो टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोपोज्ड बाय हेनरी फ्योल, अनदर इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोपोज्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है उसको। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोपोज्ड बाय हेनरी फ्योल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये हेनरी फ्योल जिसने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाया था वो आखिर में कौन थे। सो हियर हेनरी फ्योल वाज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो असल में एक इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। मैनेजमेंट का थ्योरी को प्रपोज किया था एंड वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको बोला गया? हेनरी फ्योल को। तो फिर 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में वो जब काम कर रहे थे तब उन्होंने एक बात रियलाइज किया कि उन्होंने फील किया कि मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि सिखाया जा सकता है, दैट कैन बी टॉट। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा जिसका नाम था, फ्रेंच में लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, ठीक है, और जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नाम दिया गया है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये फ्रेंच नेम था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका नाम रखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने लिखा था 1916 में। ठीक है, 1916 में उन्होंने लिखा था, और जहां पर 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का। एज वी नो कि मैनेजमेंट का फीचर है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, कि घर के किचन से लेके एक सीईओ के ऑफिस तक मैनेजमेंट किया जाता है, और ये प्रिंसिपल भी घर के किचन से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर एक जगह पे वैलिड है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोला गया है। सो एज वी नो कि उन्होंने, हेनरी फ्योल ने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के दिया, इस चार्ट को एज ए इंट्रोडक्शन तुम लोग देख सकते हो कि 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया। डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पर काम को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस बनाया जाएगा। डिसिप्लिन, ओबीडियंट एम्प्लॉय रहेगा, सब कोई नियम मान के, रूल्स एंड रेगुलेशन मान के काम करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, सब एम्प्लॉइज को, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को एक पर्टिकुलर बॉस से ऑर्डर मिलेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबको एक डायरेक्शन में काम करेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे करके 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों के पास दिया गया है, जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले तुम लोग एक बात जान लो कि फ्योल ने जो प्रिंसिपल डिस्कस किया है और एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने जो प्रिंसिपल डिस्कस किया है, वो दोनों अलग अलग मैनेजमेंट लेवल को टारगेट किया है। जैसे कि ये जो हम लोगों का हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया, दे आर टारगेटेड फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को मानने, ये जो प्रिंसिपल है इसको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन लोगों को मान के चलने के लिए फ्योल ने सजेस्ट किया। और दूसरा, और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने जो साइंटिफिक
टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दिया वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल, फैक्ट्री लेवल वर्कर्स के लिए वैलिड है। और ये टॉप लेवल जो पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसीज फॉर्म करता है, प्लान्स बनाता है, तो हाई इंटेलेक्चुअल काम जो करता है उन लोगों को ये सब मान के चलने के लिए, अपना पॉलिसीज बनाने के टाइम मान के चलने के लिए सजेस्ट किया गया है। तो आओ एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लोगों का फंक्शन है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बताया गया है? डिवीजन ऑफ वर्क में बताया गया है कि जब भी काम को डिवाइड करना है, अ होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क and each task should be allotted or performed by a single individual, ठीक है, repeatedly। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यही बताया गया है कि पूरा एक काम को छोटा छोटा टास्क में डिवाइड कर लो और एक एक टास्क को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को करने के लिए दो, ताकि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब वो एक काम करेगा, रिपीटेडली काम करेगा, वो सेम टास्क करेगा, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। या फिर जिसका जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है उसको वही काम करने के लिए दिया जाए, ताकि जो काम है वो जल्दी भी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाए। तो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क स्कूल में भी देखा जाता है, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो टीचर जो बिजनेस स्टडी पढ़ा रही है या जो फाइनेंस पढ़ा रही है उसको सिर्फ बिजनेस स्टडी या फाइनेंस का ही नॉलेज है, उसके पास अकाउंट्स का भी नॉलेज हो सकता है, पर उसको दिया नहीं गया है क्योंकि हो सकता है कि उसका ज्यादा स्पेशलाइजेशन बिजनेस स्टडी में हो। या फिर जिसको अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए दिया गया, जो टीचर को अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए दिया जाए, वो सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। क्यों? ताकि वो उस चीज में मास्टर्ड हो जाए, ठीक है, और उस चीज को उस सब्जेक्ट्स को और आसानी से और इफिशिएंट वे में स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर सके। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोटो दिया है, जैसे कि कार, जहाँ पर ऑटोमोबाइल असेंबल किया जाता है, ठीक है, कार को असेंबल किया जाता है। तो ये एक कार जो है वो एक अकेला बंदा नहीं बनाता है। यहाँ का व्हील कोई अलग अटैच करता है, यहाँ का विंडशील्ड जो है वो कोई अलग एम्प्लॉय अटैच करता है, यहाँ का इंजन जो है वो एक अलग एम्प्लॉय अटैच करता है। तो इससे क्या होता है, जब एक बंदा एक काम को रिपीटेडली करता है तो वो काम में माहिर हो जाता है और उसको कैसे कम टाइम में और इफिशिएंटली किया जाए वो उसको अच्छे तरीके से मास्टर कर लेता है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ऑथोरिटी का मतलब क्या है? ऑथोरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? मेरे पास पावर है कि मैं डिसीजन ले सकूं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब obligation to complete the work, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क। ऑथोरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, कि हम लोगों के पास पावर है कि हम लोग डिसीजन ले सके। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जो टास्क दिया गया है वो मैं विद इन द टाइम फ्रेम या फिर जो मेरा डेडलाइन है उसमें फुलफिल करूं। दैट इज ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द वर्क और ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क। तो फेयोल ने क्या सजेस्ट किया? फेयोल ने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दिस टू, कि ऑथोरिटी जितना दिया जाए उसके साथ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही दिया जाए। अगर ऑथोरिटी ज्यादा हो गया और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया तो एक बंदा उस ऑथोरिटी का मिसयूज कर सकता है, ठीक है, कि उसके पास ज्यादा पावर है डिसीजन लेने का पर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। एज सिमिलर टू दैट, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और पावर टू टेक डिसीजन बहुत कम है तो तब भी एक बंदा काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा। फॉर से यहाँ पर जो ये इस वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, उनको फैमिली फंक्शंस में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि तुम डेकोरेशन का देख लेना, ठीक है, और उसके साथ उसको ये इतना पावर दिया गया है कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि डेकोरेशन में कौन सा कलर ऑफ बैलून, कौन सा बैलून का कलर क्या होगा वो तुम डिसाइड कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बंदा
अच्छे तरीके से डेकोरेशन का काम हैंडल कर लेगा। पर यहाँ अगर उल्टा होता कि उसके पास ऑथोरिटी नहीं है कि वो कौन सा दुकान से बैलून परचेस करे, कितना कॉस्ट डेकोरेशन में लगा, उसके पास वो ऑथोरिटी नहीं है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फुल है कि तुम भाई डेकोरेशन मुझे A क्लास चाहिए, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में उस स्टूडेंट को अपना काम करने में दिक्कत होगा, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंटली अपनी मम्मी से पापा से पूछना पड़ेगा कि कहाँ से लाओ, कहाँ से कौन सा बैलून का कलर यहाँ पर लगाओ, ये सब पूछना पड़ेगा। बार बार अगर पूछते रहोगे तो काम करने का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। और दूसरा, और अगर ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, तुम ऑथोरिटी का मिस यूज करेगा। तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, तो यू आर अलॉटेड अनलिमिटेड पैसा, क्रेडिट कार्ड दे दिया कि तुम जितना मर्जी तुम खर्च करो और डेकोरेशन अच्छे तरीके से करो, तो तुम जितना मर्जी उतना खर्च करो, तो तुम तब क्या करोगे, हो सकता है सब नहीं करेगा, पर कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, उसका मिस यूज करेगा, एक आइसक्रीम खा लेगा, एक चॉकलेट खा लेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से हिसाब नहीं रहेगा, कैलकुलेशन अच्छे तरीके से नहीं करेगा, तो ऑथोरिटी का तब मिसयूज हो सकता है। सो फ्योल ने क्या सजेस्ट किया, टॉप लेवल मैनेजर्स को ये सजेस्ट किया कि जब भी तुम एक काम को असाइन करते हो एक एम्प्लॉइज को, उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको ऑथोरिटी भी दो, ताकि वो उस काम को करने के लिए कुछ अपने से डिसीजन ले सके, पर इतना भी मत दो कि ताकि वो उसका मिसयूज करे। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू, सो दैट इज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया। अगर यहाँ तक इन दोनों प्रिंसिपल में कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि फ्योल ने ये बोला कि टॉप लेवल को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉइज का टाइम टेबल मेंटेन रहे और वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करे। जैसे कि स्कूल्स वगैरह में होता है, हर एक टीचर्स का रिपोर्टिंग टाइम होता है, यूनिफॉर्म रहता है, स्टूडेंट का भी यूनिफॉर्म रहता है, फिर कब टिफिन पीरियड दिया जाएगा, कितना एक पीरियड का ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ डिसाइडेड रहता है ना। तो दैट इज डिसिप्लिन, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में शांति बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा केस बेस्ड स्टडी बनता है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनता है, और स्टूडेंट्स गेट ऑफन कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड और जो मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रही हूँ, तो इसको अच्छे तरीके से समझना। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला गया है कि एवरी एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है, कि एक एम्प्लॉइज का एक ही मैनेजर होना पड़ेगा या फिर एक ही बॉस होना पड़ेगा। अगर एक एम्प्लॉइज का मोर देन वन बॉस रहा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम पहले करूं या किसका काम बाद में करूं। फॉर से तुमने अगर एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर लिया है, या फिर तुमको स्कूल में एक सब्जेक्ट 2 टीचर पढ़ा रहा है, 2 अलग अलग टीचर पढ़ा रहा है, तो देन यू विल टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड कि किसका चैप्टर पहले खत्म करूं और किसका चैप्टर बाद में खत्म करूं। अगर ऐसा एक दिन हुआ कि दोनों टीचर ने टेस्ट डिक्लेयर कर दिया, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसका पढ़ाई मैं पहले करूं, ठीक है। तो वैसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी कि एक एम्प्लॉइज का अगर मोर देन वन बॉस रहा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका इंस्ट्रक्शन पहले मानूं और किसका इंस्ट्रक्शन बाद में मैं फॉलो करूं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर एक एम्प्लॉइज को एक सुपीरियर असाइन किया जाए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम पहले करूं। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी ये दो ना अलग अलग है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का तो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, पर सबको एक सिंगल गोल की ओर काम करना पड़ेगा। फॉर से एक ऑर्गेनाइजेशन का 1 साल का टारगेट है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर कि उनको एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो जितना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सब कोई काम अलग अलग करेगा पर एक सेम गोल के और काम करेगा। सबका
मोटिव वो एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना ही होना पड़ेगा। सेम गोज फॉर स्कूल कॉलेजेस। फॉर से कॉलेज में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट रहता है ना, यूनिवर्सिटीज में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट रहता है, कॉमर्स का अलग से डिपार्टमेंट, आर्ट्स का अलग से डिपार्टमेंट, दो दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट वर्क्स, पर जब डिफरेंट दे आर हैंडलिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, बट जब एग्जाम होता है तब सब डिपार्टमेंट में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट बोल दिया नहीं आज इस फॉलोइंग डेट में मैं अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, तब उस सिचुएशन में केओस हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये प्रिंसिपल दिया गया है, जहाँ पर बोला गया है कि दो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई एक डायरेक्शन में काम करेगा, एक सिंगल गोल रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में काम जो भी करता है, करने वाला हर एक एम्प्लॉइज का एक इंडिविजुअल गोल रहता है, राइट। कि फॉर से किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को सैलरी हाइक चाहिए, ठीक है, किसी को ट्रांसफर चाहिए, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। पर इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि दो योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, पर कुछ टाइम के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में तुमको खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द शेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। फॉर से जो बूम पीरियड रहता है एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का, तो वहां पर एम्प्लॉइज क्या करता है, वहां पर एम्प्लॉइज ओवर टाइम करता है ताकि उस टाइम पे वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को 100% परफॉर्मेंस दे सके। उसके बदले एम्प्लॉइज को भी बोनस मिलता है, प्रमोशन मिलता है, ठीक है। इसको बोला जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल। मतलब खुद के इंटरेस्ट को मुझे कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द शेक ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उस टाइम पे अगर कोई एम्प्लॉइज का फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, तो वो बंदा थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर लेगा क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है, क्योंकि कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ तो भाई तुम लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन। ये जो मैंने बोला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि जहाँ पर एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा काम करेगा तो भाई उसको एक्स्ट्रा पे भी करो, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पे भी करो, और एक्स्ट्रा पे नहीं किया एटलीस्ट उसको जो डिजर्विंग सैलरी है वो तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। दैट इज रेम्यूनरेशन, कि एक बंदे को वो जितना डिजर्व करता है, प्रमोशन हो गया या फिर सैलरी हो गया, उतना भाई उसको दो ताकि वो मोटिवेटेड रहे, वो अपना 100% परफॉर्म कर सके, 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। नेक्स्ट बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल, ठीक है। कि कितना हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का पावर सेंटर में रहेगा, ठीक है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अभी इस केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टाइप और ऑर्गेनाइजेशन साइज, इसको थोड़ा बहुत हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन का ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल ने सजेस्ट किया, अगर तुम्हारा कंपनी बहुत बड़ा है तो सब डिसीजन मेकिंग पावर को सेंटर में रखने से नहीं होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में रखने से नहीं होगा। यू हैव टू डेलीगेट सम अथॉरिटी, और तुमको अपना कुछ पावर डेलीगेट कर देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर से स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, जो नोटिस आता है या फिर जो भी टाइम टेबल डिसाइड होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स करता है। हालांकि एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट्स, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर स्टूडेंट को कौन सा चैप्टर पहले कराएगा, कौन सा चैप्टर बाद में कराएगा, वो खुद के ऊपर रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ कुछ पावर, डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर में रहता है और कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग पावर हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट ले सकता है। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन में बोला गया है देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला
यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर अटैच किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए एक हायरार्की ऑफ चेन रहना पड़ता है। यहाँ पर एक चेन कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए एक चेन ऑफ हायरार्की रहना पड़ता है कि इस हायरार्की को फॉलो करके ही इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। फॉर से यहाँ से इंफॉर्मेशन जाके सीईओ तक जाएगा, सीईओ वेरीफाई करेगा कोई इंफॉर्मेशन, फिर वो फिर से डाउनवर्ड फ्लो करेगा, दैट इज स्केलर चेन। पर फेयोल ने बोला कि ये हर समय ट्रू नहीं है। स्केलर चेन जो है कि एक पूरा लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करके इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, वो हर समय पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग इसको वायलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर से अगर मुझे स्केलर चेन के अंदर अगर मुझे कोई न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, ये ए वाला एम्प्लॉय ने कुछ नया सोचा, कुछ नया इनिशिएटिव लिया, तो वो ये चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करके वो डायरेक्ट सीईओ को इन्फॉर्म नहीं कर पाएगा अपना पॉलिसी या फिर अपना आइडिया। वो ये चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करके सीईओ तक अपना लेटर पहुंचाएगा और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। पर ऐसा सोचो कि फॉर से ऐसा एक इमरजेंसी सिचुएशन आया कि जहां पर यहाँ पर सोच लो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये जो लाइन है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लाइन है और ये सेल्स डिपार्टमेंट का लाइन है, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फॉर से एक ऐसा कंडीशन आया कि यहाँ का जो एम्प्लॉय बी है, एकदम लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय बी है, उसको कुछ प्रोडक्ट में, सेल्स का कुछ प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट शॉर्टेज कुछ हुआ, तो वो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं करेगा कि मैं पहले सीईओ को बता दूं, सीईओ फिर से जाके प्रोडक्शन का जो एम्प्लॉय है उसको बोलेगा या फिर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उसको बोलेगा। ऐसा नहीं होगा। तब वो क्या कर सकते हैं, ये एम्प्लॉय बी जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, जिसको इन्वेंटरी में कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, वो जाके डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएगा एम्प्लॉय ए से। इस केस में उसको इस चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं करने से भी होगा। तो इसको बोला जाता है गैंग प्लेन, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मतलब स्केलर चेन का वायलेशन हुआ। स्केलर चेन में बोला जाता है कि एक पूरा फ्लो होना पड़ेगा। फॉर से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ डिसीजन लिया गया कि एक नया प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, तो वो सीईओ तक पहुंचेगा। सीईओ जाके ये लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करके फिर जाके सेल्स डिपार्टमेंट का जो ग्राउंड लेवल एम्प्लॉय है उसको इन्फॉर्म करेगा। तो ये पूरा चेन फॉलो होके जाएगा, ये पूरा एकदम इंपॉर्टेंट डिसीजन में। पर इन केस ऑफ सम इमरजेंसी वो इस चेन को ब्रेक करके आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, उसको ये स्केलर चेन फॉलो नहीं करने से भी होगा। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो यहाँ तक हम लोग ने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स कर लिया। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब मैं इस टॉपिक्स का MCQs लेके आऊँ तुम लोगों को भी वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो यहाँ पर मैंने एक मैकडोनल्ड्स का किचन का ओवरव्यू दिया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है राइट थिंग्स इन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल डूइंग द राइट टास्क। ये बोला था, मतलब क्या कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज का एक पर्टिकुलर प्लेस रहेगा, हर एक एम्प्लॉय, हर एक पीपल का एक पर्टिकुलर प्लेस रहेगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंटली वो चेंज हो जाता है तो बाहर से जो आदमी आएगा या फिर बाहर से जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको ढूंढूं कहाँ पर। जैसे कि हर एक कॉलेजेस में क्या रहता है, अलग अलग ब्लॉक रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो मुझे अगर कोई भी एक फैकल्टी मेंबर के साथ मीटिंग करना है तो मैं जाके उस फैकल्टी मेंबर का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही खोजूंगी, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही उस फैकल्टी मेंबर को या फिर टीचर को खोजूंगी। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्डर बना रहता है, एक सिस्टम बना रहता है कि एक पर्टिकुलर थिंग्स का एक पर्टिकुलर जगह रहेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसको खोजने में किसी का टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का जब ऑर्डर प्लेस होता है या फिर ऑर्डर जब डिलीवर होता है तो ये पूरा प्रोसेस से होके गुजरता है। एक जगह जहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड जो है वो टोस्ट हो रहा है,
उसके बाद उससे सलाद बन रहा है, फिर फ्राइज को कुक किया जा रहा है, फिर उसको केचप वगैरह मेयोनीज वगैरह दिया जा रहा है, फिर वो पैकिंग होके यहाँ पर पैकिंग होके फाइनली डिलीवर होता है। तो इससे क्या होगा, एक पूरा सीक्वेंस बना रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि कहाँ से मैं केचप लूँ, कहाँ से मैं फ्राई लूँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप, ये वाला जो एम्प्लॉइज है ये स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म करके यहाँ तक लेके आके वो ऑर्डर को डिलीवर करेगा। इससे क्या होता है, इससे टाइम का भी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता है और जो ऑर्डर डिलीवरी है वो भी इफिशिएंट और इफेक्टिवली होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर, कि हर एक बंदे का, हर एक थिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स प्लेस रहेगा ताकि इसको ढूंढने में या फिर ऑर्गेनाइज करने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, फेयरनेस एंड जस्टिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जेंडर के बेसिस में, रिलीजियन के बेसिस में, स्किन कलर के बेसिस में ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पर फेयोल क्या बोलते हैं कि एक एम्प्लॉइज या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, देयर इज अ वार्निंग साइन। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉइज चेंज होता रहेगा तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर एक टाइम एक नया एम्प्लॉइज आएगा, उसको पहले से पूरा काम या फिर पूरा टास्क को समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स को ये बोला गया है कि तुम लोग ये इंश्योर करो कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ रहा है वो बहुत दिन तक उस ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे, ताकि वो जितना दिन जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, जितना टाइम वो बिताएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ उतना ही घुल मिल जाएगा और वो अपना काम को और जल्दी कर पाएगा। क्योंकि न्यू एनवायरनमेंट में जाने में हम लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम लोगों का प्रोडक्टिविटी भी थोड़ा टाइम के लिए डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोला गया है कि एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दो कि वो क्या कर सके, वो अपना जॉब को सिक्योर कर सके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फिर एम्प्लॉय बेनिफिट दिया जाता है ताकि एम्प्लॉइज को एक बिलोंगिंगनेस फील हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो बहुत दिन तक उस ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू टेक क्रिएटिव एक्शन। हर एक एम्प्लॉइज को उतना छूट देना चाहिए, उतना पावर देना चाहिए ताकि वो कुछ इनिशिएटिव ले सके, कुछ नया आइडिया लेके आ सके। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप ऑफ एम्प्लॉइज काम करता है, हर एक का दिमाग सेम नहीं रहता है, हर एक का ब्रेन सेम नहीं रहता है। तो कोई अगर कुछ अलग सोच रहा है तो उसको वेलकम करके उस आइडिया को वेलकम करो ताकि वो अपना क्रिएटिव आइडिया दे सके। अगर मेरा आइडिया मेरा ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, देन आई विल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं उस आइडिया में काम करने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगी। तो इसी वजह से बोला गया है कि एक एम्प्लॉइज को एनकरेज करो ताकि वो इनिशिएटिव ले सके। नेक्स्ट है ई स्पिरिट बी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या है, प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी को प्रमोट करो, जितना हो सके ग्रुप एक्टिविटी को प्रमोट करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी बना रहे। एक ग्रुप में काम करने से क्या होता है, एक ग्रुप में काम करने से अगर उस ग्रुप में एक या दो बंदा काम इफिशिएंटली नहीं कर रहा है, बाकी लोग इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, वो बाकी लोगों को देख के भी अपना इफिशिएंसी इंक्रीज कर लेता है। या फिर हो सकता है कि एक एम्प्लॉय को बुखार आ गया, हेल्थ इशू हो गया, उसको घर जाना पड़ा, फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो अपना टास्क अगर कर नहीं पा रहा है तो बाकी का एम्प्लॉय उसको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बोला गया है कि जितना हो सके टॉप लेवल मैनेजर्स को सजेस्ट किया गया, जितना हो सके ग्रुप एक्टिविटीज को, टीम स्पिरिट को प्रमोट करें। So here the 14 management principles of Henry Fayol. Hope you have understood this. मैं जल्दी ही इस 14 principles का MCQs भी लेके आऊँगी, केस बेस्ड स्टडीज भी लेके आऊँगी, which will be very important for your upcoming exam.
इतना तक अगर वीडियो अच्छा लगा, ऐसा वीडियो मैं और लेके आऊँ इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।